हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षा शास्त्र के 300 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 4। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर साथियों 91। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा तार्किकता तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। बताइए साथियों, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? साथियों, तो साथियों जो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है वह भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, इस पर केंद्रित नहीं है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 92। युक्ति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण, सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना। बताइए साथियों, युक्ति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? बहुभाषिता का अर्थ पूछा गया है तो साथियों शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना ही बहुभाषिता कहलाता है। यानी साथियों बहुभाषिता को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि क्लास में साथियों कक्षा में बहुभाषी बच्चे आते हैं, अलग अलग वर्ग के बच्चे आते हैं, उनकी अलग अलग मातृभाषाएं होती हैं, तो उसी हिसाब से साथियों बहुभाषिता का प्रयोग करना अर्थात शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं? संकेत बदलना व संकेत मिलना, भाषा संचरण, संदर्भ में भाषा, सामाजिक भाषिक व्यवहार। बताइए, भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषा या भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहा जाएगा? तो साथियों इसे संकेत बदलना व संकेत मिलना कहा जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 94। भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है? यानी साथियों जो हमारे देश में है वहां पर विद्यार्थी जो है विद्यालय में शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा से शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर आते आते 2 या 2 से अधिक भाषाओं को जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की यह युक्ति किस रूप में जानी जाती है? मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद, भाषा शिक्षा नीति, कार्यालयी शिक्षा नीति या शिक्षा के लिए बहुभाषा नीति। बताइए। तो साथियों यह मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 95। प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि, संरचना तथा शब्दावली होती है, भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रजाति विशेष है। बताइए, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि, संरचना तथा शब्दावली होती है, भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? तो साथियों यह भाषा एक व्यवस्था है, यह इस चीज को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कौन सा है? यानी साथियों सबसे कम सत्य कौन सा है? व्याकरणिक संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पर बल, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए, शिक्षार्थियों में स्वतः स्फूर्त बातचीत को बढ़ावा, शिक्षार्थियों के पूर्व अनुभवों का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। बताइए, संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे कम सत्य कथन कौन सा है? तो साथियों कौन सा सबसे कम सत्य है? वह है शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए, यह सबसे कम सत्य है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें डॉट डॉट कहते हैं, बहुभाषी कहते हैं,
बहुभाषाविद कहते हैं, बहुवक्ता कहते हैं, एक भाषीय कहते हैं। बताइए, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें डॉट डॉट कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो साथियों उन्हें बहुभाषी कहा जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? ध्वनि, रूप, अर्थ या पठन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? साथियों निगेटिव पूछा है, तो साथियों जो ऑप्शन डी है पठन, यह भाषा का अंग नहीं है। ध्वनि, अर्थ और रूप ये तीनों भाषा के अंग हैं, परंतु पठन क्या है? यह भाषा का अंग नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 99, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? गहन पठन, बारीकी से पढ़ना, विस्तृत पठन या सरसरी दृष्टि से पढ़ना? बताइए, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन कहलाएगा? तो साथियों यह सरसरी दृष्टि से देखना कहलाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कौशल का मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को तुरंत सुधारना? बताइए, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन है जो सबसे उपयुक्त है? तो साथियों जो रचनात्मक आकलन है वह शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। या यूं कहें कि साथियों विद्यार्थी केंद्रित है रचनात्मक आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण करने पर? बताइए, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है किस पर? साथियों प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है, तो साथियों शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है। संप्रेषण के बारे में आप सभी जानते हैं, अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है? तो साथियों वह है अनुमान लगाने का कार्य। यह साथियों पठन पूर्व की गतिविधि है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड दिया जाता है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है? बताइए, भाषा अर्जन कब होता है? तो साथियों भाषा अर्जन जो है यह बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा को ग्रहण करता है। यानी साथियों जो भाषा अर्जन है इसको बालक वो अपने वातावरण से सीखता है, अपने घर परिवार से सीखता है। इसे साथियों कहीं शिक्षित इस भाषा अर्जन कहीं कराया नहीं जाता, किसी एक बंद परिवेश में या किसी एक विशेष परिवेश में भाषा अर्जन नहीं कराया जाता सब। जबकि साथियों भाषा अधिगम जो है यह विद्यालय में सीखा जाता है, तो वह भाषा अधिगम कहलाता है। उसको एक परिवेश विशेष में सिखाया जाता है, लेकिन भाषा अर्जन जो है बच्चा सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। यानी एक तरह से कहें तो लोगों की भाषाओं का अनुकरण करके जो भाषा सीखता है बच्चा उसे भाषा अर्जन कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 साथियों, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डॉट डॉट ज्ञान होना चाहिए। अव्यक्त तथा व्यक्त, सुस्पष्ट, अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों या विस्तृत? बताइए, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डॉट डॉट ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? तो साथियों बताइए कैसा ज्ञान होना चाहिए? तो साथियों अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, आरंभ में
पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना संदर्भ में व्याकरण की विशेषता है, संदर्भ में व्याकरण की सीमा है, निगमन उपागम की विशेषता है या निगमन उपागम की सीमा है। बताइए। आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना किससे संबंधित है? तो साथियों यह किससे संबंधित है? निगमन उपागम की विशेषता से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए, व्याकरण को अलग से समझाना चाहिए, व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए। बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? सही कथन कौन सा है? व्याकरण शिक्षण के विषय में यह पूछा गया है साथियों, बताइए। तो साथियों व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य डॉट डॉट के रूप में कार्य करता है। प्रामाणिक स्रोत के रूप में, प्रेरणात्मक स्रोत के रूप में, बाधक तत्व के रूप में, अतिरिक्त बोझ के रूप में। बताइए। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य किसके रूप में काम करता है? तो साथियों आप सभी जानते हैं जो साहित्य होता है उसकी एक प्रामाणिकता होती है, तभी वह साहित्य के रूप में जाना जाता है, इसलिए साथियों वह प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 108, वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है वह क्या कहलाती है? श्रुतलेख, सुनी गई पाठ्य सामग्री की पुनः निर्मिति, कथन विश्लेषण, दो या दो से अधिक भाषा का प्रयोग। बताइए। वह गतिविधि जिसमें पठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है वह साथियों क्या कहलाती है? तो साथियों वह सुनी गई पाठ्य सामग्री को की पुनः निर्मिति कहलाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 109, क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किस लिए है? तथ्यात्मक पठन के लिए, निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन, सूचना दर्शाने के लिए या शब्द संपदा की जांच के लिए? बताइए। क्या हम जानते हैं कि वास्तव में क्रिया कहाँ हो रही है? यह प्रश्न किससे संबंधित है या प्रश्न किस लिए किया गया है? तो साथियों निष्कर्ष निकालने से जुड़े पठन के लिए किया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 110, जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उसे समय चल रही गतिविधियों में शामिल है। जब बच्चे या तो खुद से बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल है, वह किस तरह के भाषण में शामिल है? सामाजिक भाषण में, निजी भाषण में, आत्मकेंद्रित भाषण में या व्यक्तिगत भाषण में? बताइए। जब बच्चे या तो साथियों खुद से बात कर रहे होते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी के लिए बात कर रहे होते हैं जो उस समय चल रही गतिविधि में शामिल होता है, तो वह किस तरह के भाषण में शामिल है? तो साथियों वह बच्चे निजी भाषण में शामिल हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 111, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है? 5334, 2334, 25322 या 53322? बताइए। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 5334 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? नियंत्रित लेखन, निर्देशित लेखन, रचनात्मक लेखन या उत्पादक लेखन? बताइए। तो साथियों शिक्षिका किस चीज का विकास कर रही है? रचनात्मक लेखन का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? अव्यक्त स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर या वयस्क के स्तर पर? बताइए। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? तो साथियों यह आरंभिक स्तर पर प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 114,
निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, कविता यानी पोयम की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कविता के विचारों और थीम पर, तुकबंदी पर, काव्य संसाधनों पर या व्याकरण पर, बताइए। तो साथियों, व्याकरण पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाएं जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, बताइए। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किस प्रकार से साथियों आप इसको देखेंगे। तो साथियों, यह संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे। इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। कहानी में से किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और अपने शब्दों में वर्णन करें, बताइए। क्वेश्चन नंबर 116 का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, एकदम राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ध्वनियों की सूची, किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, अपने फोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। बताइए साथियों, कौन सा है जो प्रामाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो साथियों, वह है किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव होता है। अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या हो जाएगा। विकास में सबसे महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं। श्रवण तथा वाचन कौशल को, श्रवण तथा पठन कौशल को, वाचन तथा लेखन कौशल को, वाचन तथा पठन कौशल को, बताइए। ग्रहण कौशल साथियों किन्हें कहा जाता है। साथियों, सुनना और पढ़ना, इनके द्वारा आप चीजों को ग्रहण करते हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर हो गया 120, भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, सहज गति के साथ वाचन अथवा लेखन, वाचन पठन अथवा लेखन, बताइए। भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो साथियों, सहज गति के साथ वाचन पठन अथवा लेखन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, शनिवार और रविवार को क्लास नहीं हो सकी, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन नंबर 120 तक देख चुके हैं। अगला वीडियो साथियों हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों। आखिरी में साथियों आपके लिए एक शायरी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद साथियों।